हेलो दोस्तों, मैं नारायण मेश्वरी सोनी एजुकेशन में आप सबका स्वागत करता हूं। लास्ट की क्लास में हम पढ़ रहे थे मुग़ल चित्रकला के बारे में। तो मुग़ल चित्रकला के बारे में मैंने अकबर के दरबार में से संबंधित सभी प्रमुख चित्रकारों के बारे में मैंने आपको विस्तार से जानकारी दी। हमने विस्तार से इसके बारे में पढ़ा कि जो है अकबर के समय किस तरह से जो है मुग़ल चित्रकला के लिए एक पृथक विभाग की स्थापना की जाती है और इसी पृथक विभाग में जो है यानी कि अब्दुल समद नामक व्यक्ति जो होता है वो मुग़ल चित्रकला का ये जो प्रथम पृथक विभाग और प्रथम बार अकबर ने जो बनाया था उसका जो हेड होता है, उसका जो मुख्य होता है, अब्दुल समद के नेतृत्व में बनाया। तो हमने ये बात की, यहाँ तक हमने चित्रकला के बारे में बात की। अब हम बात करते हैं दोस्तों चित्रकला का ये जो काल आ रहा है, अब जो ये इसको स्वर्ण काल माना जाता है, क्योंकि अब हम पढ़ रहे हैं जहांगीर के बारे में। जब हम जहांगीर के बारे में पढ़ रहे हैं तो मैंने आपको पहले ही बताया, कुछ सामान्य जानकारी में मैंने आपको चित्रकला की जब सामान्य जानकारी थी तब मैंने आपको बताया कि जहांगीर का जो समय है, ठीक है दोस्तों, वो जैसे हम लिखते हैं जहांगीर, ठीक है, तो जहांगीर का जो समय है, ठीक है, जहांगीर के समय को मुग़ल चित्रकला का क्या माना जाता है, तो मुग़ल चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है। तो इस को जो है इस समय को मुग़ल चित्रकला का स्वर्ण काल, चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है, यानी कि स्वर्णिम युग माना जाता है काल, ठीक है। तो मुग़ल चित्रकला का ये स्वर्ण काल माना जाता है क्योंकि ये खुद बहुत बड़ा पारखी था। तो मुग़ल चित्रकला का पारखी, मैंने आपको कहा कि मुग़ल काल में चित्रकला का सबसे पारखी व्यक्ति, या हम कह सकते हैं कि ऐसा कौन सा बादशाह था जो चित्रकला का सबसे जो है हम कह सकते हैं पारखी बादशाह, या चित्रकला में सबसे ज़्यादा रुचि लेने वाला बादशाह कौन था? चित्रकला में सबसे ज़्यादा रुचि लेने वाला, जी हाँ मेरे दोस्तों, चित्रकला में सबसे ज़्यादा रुचि लेने वाला जो व्यक्ति था वो था जहांगीर था, ठीक है। तो चित्रकला का पारखी भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि मेरी ये ड्यूटी है कि आपको हर फैक्ट को बताना। चित्रकला का पारखी, ठीक है, तो ये चित्रकला का पारखी व्यक्ति था। इसको इतनी परख थी कि ये जो भी चित्रकार होता था उसकी जो है आंख की बनावट से, कि कौन सा चित्रकार जो है किस तरह की आंख बनाता है, उस आंख को देखकर चित्रकार का नाम बता देता था कि ये भाई साहब इन चित्रकार की पेंटिंग है, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली ये जहांगीर का एक हम कह सकते हैं कि एक बड़ा ही जो है हम कह सकते हैं कि बड़ी कला थी इसमें, और एक बड़ा इसके पास में हम कह सकते हैं गुण था चित्रकला को पहचानने का, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि इसने जो है मुर्का एक गुलशन चित्रावली का निर्माण किया था। मुर्का मैं पहले ही बता चुका हूँ, मुर्का किसको कहते हैं कि चित्रकला के एल्बम को कहते हैं, ठीक है। तो इसने मुर्का एक गुलशन चित्रावली का निर्माण किया, ठीक है। ये इसने आगरा में निर्माण किया, मुर्का ए गुलशन, ठीक है। मुर्का ए गुलशन का जो निर्माण होता है, चित्रावली का निर्माण होता है, ये आगरा में होता है। अब हम जहांगीर के काल के जो है कुछ प्रमुख चित्रकारों के बारे में बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट है। जहांगीर के काल में प्रमुख एक चित्रकार था जिसका नाम था दौलत, ठीक है। दौलत, ठीक है, दौलत है, बिसनदास है, हम सब जानते हैं इनके बारे में। दौलत और बिसनदास को कौन नहीं जानता है? जिसने भी कभी जो है कहीं कुछ पढ़ा है तो दौलत और बिसनदास का नाम हमेशा जो है पढ़ा जाता है। तो दौलत नामक जो व्यक्ति था, जो चित्रकार था, ये बड़ा फेमस चित्रकार था, ठीक है। और यही वो व्यक्ति था जिसने बादशाह की जो है कि हम कह सकते हैं कि बादशाह के आदेश पर जो है अपना चित्र जो है पानी में जो है अपना प्रतिबिंब देखकर इसने चित्र बनाया था खुद का, बादशाह के आदेश पर। तो इसने जो है ऐसा छवि चित्र बनाया, खुद का ही छवि चित्र बनाया। पानी में जो हम
हमारी जो छाया पानी में पड़ती है या पानी पर गिरने के बाद में जो हमको छाया दिखाई देती है, ठीक है, जब हम पानी के ऊपर खड़े होते हैं तो पानी के नीचे हमको अपनी छाया दिखाई देती है। इसी छाया को जो है इसने इस छाया से जो है चित्रकारी की थी। तो पानी में अपना प्रतिबिंब देखकर इसने क्या किया, चित्र का निर्माण किया। ये बड़ा जो है इसके काल की या उस समय की एक बड़ी घटना थी कि इस व्यक्ति ने इतना हुनर था कि पानी पर बनने वाले प्रतिबिंब से इसने अपना चित्र बनाया, ठीक है। तो ये दौलत जो थे ये बड़े ही जो है हम कह सकते हैं विद्वान थे, बहुत ही ज़्यादा जो है प्रतिभाशाली चित्रकार थे। तो दौलत के बारे में हम जानकारी लेते हैं, ठीक है। तो जहांगीर के काल में जो चित्रकार था, तो प्रमुख चित्रकार के बारे में मैं लिखता हूँ। प्रमुख चित्रकार में एक का नाम लिखेंगे हम दौलत, ठीक है, दौलत पहला, ठीक है। ये वह महान चित्रकार था, महान चित्रकार, ठीक है। दूसरा, पानी में प्रतिबिंब देखकर, जी हाँ मेरे देखो, पानी में प्रतिबिंब देखकर इसने अपना चित्र बनाया, इसने अपना चित्र बनाया। तो ये वही व्यक्ति था जिसने पानी में देखकर अपना प्रतिबिंब देखकर जो है चित्र बनाया। वो किसके आदेश पर, ये सम्राट के आदेश पर इसने ऐसा चित्र बनाया था। सम्राट के आदेश पर ही इसने जो है चित्र बनाया, ये हमको याद रखना है, क्योंकि दौलत का नाम जो है कभी कभी जो है एग्जाम में पूछ लिया जाता है दौलत का नाम। तो दौलत का नाम जो है बेसिकली जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो दौलत के बाद में हम बात करते हैं बिशनदास की। बिशनदास के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। बिशनदास भी एक प्रमुख चित्रकार, ठीक है। क्यों बिशनदास प्रमुख चित्रकार है? बिशनदास जो है बेसिकली ये इसलिए प्रमुख है दोस्तों कि बिशनदास जो है इसने ईरान के शासक शाह अब्बास का चित्र बनाया था। तो ईरान का जो शासक था ईरान का जो शासक था शाह अब्बास, उसका इसने क्या बनाया था, चित्र बनाया था। तो अगर आपके एग्जाम में ये पूछे कि ईरान के शासक शाह अब्बास का चित्र जहांगीर के समय किस चित्रकार ने बनाया, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर दोस्तों बिशनदास होगा। बिशनदास जो है एक ऐसे चित्रकार थे जिनके बारे में ऐसे बोला जाता था कि ये किसी एक चीज को एक बार देख लेते थे तो उसका चित्र ये बना देते थे। तो बिशनदास जो है यानी कि हम कह सकते हैं ईरान के शासक शाह अब्बास का चित्र बनाया। तो ईरान के शासक शाह अब्बास का चित्र इसने बनाया। तो ये था बिशनदास। जी हाँ मेरे दोस्तों, बिशनदास ने जो है किसका चित्र बनाया? बिशनदास ने चित्र बनाया ईरान के शासक शाह अब्बास का। अब जब शाह अब्बास का चित्र इसने बनाया तो ऑब्वियसली जो है जहांगीर खुश होकर इसको जो है हाथी प्रदान करता है, ठीक है। उस समय हाथी देना मतलब राफेल विमान की तरह था, ठीक है, कि आपने एक राफेल विमान गिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो इसने जो है जहांगीर ने खुश होकर इसको क्या दिया? इसको खुश होकर जहांगीर ने हाथी जो है हाथी दिया इसको, ठीक है। तो हाथी जो है इसको गिफ्ट दिया। तो हाथी जो है जहांगीर ने इसको हाथी प्रदान किया। जहांगीर ने इसको हाथी प्रदान किया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात हमको ध्यान रखनी है। अब एक नया चित्रकार, इसी रेस में एक नया चित्रकार था जिसका नाम था मंसूर नक्काश। मंसूर जो नक्काश था ये भी जो है जहांगीर के समय का चित्रकार था। तो मंसूर नक्काश के बारे में भी आओ दोस्तों हम बात कर लेते हैं। मंसूर नक्काश, वैसे मंसूर नक्काश के लिए अगर मैं बोलूं तो ये जहांगीर और जो है अकबर के दोनों के समय का चित्रकार था। अकबर के समय भी इसने काम किया है मंसूर नक्काश ने। ये पक्षी चित्रों का
यानी कि पक्षियों के चित्र को बनाने का विशेषज्ञ था। जी हाँ मेरे दोस्तों, ये क्या था? पक्षियों के चित्र का बनाने का ये विशेषज्ञ था। तो मंसूर नक्काश क्या था? मंसूर नक्काश जो है पक्षियों के चित्र के बनाने का विशेषज्ञ था। इसने जो है जहांगीर और अकबर के दोनों के समय में कार्य किया। तो ये जहांगीर और अकबर के दोनों के समय में कार्य करता है, ठीक है। यानी कि जहांगीर तथा अकबर के दोनों के समय में, जहांगीर तथा अकबर के दोनों के समय में, अकबर के दोनों के समय में, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है मेरी, ठीक है। अब ये दोनों के समय में काम करता है तो ऑब्वियसली हम बात कर सकते हैं मेरे दोस्तों प्यारे। तो जहांगीर और अकबर के दोनों के समय में जब ये काम करता है मेरे दोस्तों, तो ये जो है बेसिकली यहां पर हम कह सकते हैं कि ये जो है व्यक्ति, इस व्यक्ति ने जो है यानी कि क्या विशेषज्ञता इसके पास में रही होगी, तो ये पक्षियों के चित्र के बनाने की इसमें जो है महारत हासिल थी। तो पक्षियों के चित्र बनाने का विशेषज्ञ, चित्र बनाने का विशेषज्ञ। तो ये पक्षियों के चित्र के बनाने का विशेषज्ञ था। तो इसने कौन कौन से चित्र बनाए? जैसे इसने बाज के चित्र बनाए, नील गाय के चित्र बनाए, ठीक है, और जो है हम क्या सारस के चित्र बनाए, ठीक है। तो इसने जो है इसके प्रमुख चित्र जो है इसके द्वारा बनाए गए प्रमुख चित्र, जैसे मैं आपको कुछ चित्र के बारे में बात कर लेता हूं। बाज का चित्र, नील गाय का चित्र, सारस का चित्र, ये इसके द्वारा बनाए गए कुछ प्रमुख चित्र थे दोस्तों। तो ये क्या थे? इसके द्वारा बनाए गए क्या थे? प्रमुख चित्र थे, ठीक है। तो ये इसके द्वारा बनाए गए क्या थे? प्रमुख चित्र थे, ठीक है। तो इसने इस तरह के चित्र बनाए, ठीक है। तो जैसे इसने जो है जेब्रा का चित्र भी बनाया है, ठीक है। तो इसने एक जो है चित्र जेब्रा का चित्र भी इसने बनाया, जेब्रा का चित्र, ठीक है। तो जेब्रा का चित्र भी इसने बनाया। जी हाँ मेरे दोस्तों, अब हम बात करते हैं अबुल हसन के बारे में, एक और चित्रकार जहांगीर के टाइम का, जिसका नाम है अबुल हसन। अब आपसे अबुल हसन के बारे में पूछ लें तो इसने 13 वर्ष की उम्र में ही चित्रकारी करना चालू कर दी थी, ठीक है। तो इसने क्या किया? 13 वर्ष की उम्र में चित्रकारी करना चालू कर दी, और ये जो है जहांगीर का सर्वाधिक प्रिय चित्रकार था। जी हाँ मेरे दोस्तों, तो अगर आपसे ये पूछ ले कि जो है जहांगीर का सबसे प्रिय चित्रकार कौन सा था, तो जहांगीर का सबसे प्रिय चित्रकार मेरे दोस्तों, जहांगीर का सबसे प्रिय चित्रकार होगा अबुल हसन, ठीक है। तो अबुल हसन जो है ये जो है बेसिकली जहांगीर का सबसे प्रिय चित्रकार, जहांगीर का सबसे प्रिय चित्रकार, ठीक है। तो ये जहांगीर का सबसे प्रिय चित्रकार था, ठीक है। 13 वर्ष की आयु में इसने 13 वर्ष की आयु में चित्रकारी चालू कर दी, आयु में चित्रकारी की शुरुआत, ठीक है। तो इसने 13 वर्ष की आयु में चित्रकारी की शुरुआत कर दी थी। ये जो है यानी कि आप इसको देखें तो ये छवि चित्र भी बनाता था, इसने बहुत सारे छवि चित्र बनाए, ठीक है। तो ये अबुल हसन की जो यानी हम कह सकते हैं ये इसकी एक तरह की विशेषता थी कि ये छवि चित्र बहुत ही अच्छे बनाता था, यानी इंसानों की चित्र ये जो है बहुत अच्छे बना रहा था। तो यानी कि इसने 40 वर्षीय जो है शहजादे की या शाहजहां की जो है इसने जो है यानी कि हम कह सकते हैं कि चित्र बनाया। तो इसने 40 वर्षीय शाहजहां जब 40 वर्ष का था तो उसका भी चित्र इसने बनाया। शाहजहां किसका बेटा था? जहांगीर का। तो इसने 40 वर्षीय शाहजहां का
शाहजहां का चित्र बनाया। तो ये कुछ प्रमुख बातें मैंने आपको जहांगीर के बारे में बताई। और भी अन्य चित्रकार थे जहांगीर के टाइम के, उसके बारे में मैं आपको जो है उनके नाम बता देता हूँ। इनके बारे में डिटेल जानना बहुत ज़रूरी थी, तो मैंने आपको डिटेल में इनके बारे में बताया कि ये लोग कौन थे और इनकी क्या क्या विशेषता रही। अन्य जो चित्रकार थे जहांगीर के समय में, वो जो है नादिर था, ठीक है, यानी कि अन्य जो है मोहम्मद नादिर था, मुराद था, तुलसी था। तो ये जो है ये जहांगीर के टाइम के अन्य प्रमुख चित्रकार थे, ठीक है। तो जहांगीर के टाइम के अन्य प्रमुख चित्रकार कौन था? मुराद, मोहम्मद अली या मोहम्मद मुराद, ठीक है, और जो है तुलसी। ये जो है जहांगीर के टाइम के अन्य जो है चित्रकार थे। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि इधर भी मैं लिख दूं अन्य प्रमुख चित्रकार, ठीक है, तो अन्य प्रमुख चित्रकार में मोहम्मद नादिर, मुराद तथा तुलसी, ये जो है जहांगीर के टाइम के अन्य प्रमुख चित्रकार थे। तो हमने जो बात की थी मेरे दोस्तों, हमने बात की थी जहांगीर के समय में। एक बार मैं फिर बता देता हूँ ताकि मेरा ये ध्यान रहता है कि आपकी क्लास में ही सारी बात कंप्लीट हो जाए। जहांगीर के कायम का जो मुगल चित्रकला का जो काल था वो स्वर्ण काल माना जाता है, ये मैंने आपको बताया यहाँ पर, ठीक है। चित्रकला का ये खुद बड़ा पार्क ही था, ठीक है। मुर्का एक गुलशन चित्रावली का इसने निर्माण करवाया, ठीक है। प्रमुख चित्रकार के रूप में जो है दौलत, ठीक है, ये महान चित्रकार था। पानी में प्रतिबिंब देखकर जो है इसने चित्र बनाया अपना, ठीक है। और किसके कहने पर? जहांगीर के कहने पर इसने जो है ये चित्र बनाया। तो बिसनदास जो था वो ईरान के शासक शाह अब्बास का चित्र बनाया। जी हाँ मेरे दोस्तों, बिसनदास ने जो है ईरान के शासक शाह अब्बास का चित्र बनाया। जहांगीर ने इसको क्या दिया? खुश होकर हाथी प्रदान किया। क्या दिया? हाथी प्रदान किया। मंसूर नक्काश जहांगीर तथा अकबर के दोनों के समय में ये चित्रकार था, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, यहाँ पर मुझे एक चीज़ और याद आती है। देखिए जहांगीर ने इसे जो है नादिर अल अस्तर की उपाधि इसको प्रदान की। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, तो जहांगीर ने इसको उपाधि दी। कौन सी उपाधि इसको दी थी? नादिर उपाधि, ठीक है। इसको नादिर अल अस्तर, युगों में दुर्बल। इसका मतलब क्या होता है? युगों में दुर्लभ था ऐसा आदमी, युगों में दुर्लभ, ठीक है। तो ऐसा आदमी जो युगों के बाद में ऐसा इंसान पैदा होता है, तो नादिर अल अस्तर की उपाधि जो है इसको प्रदान की, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसने कौन कौन से जो है चित्र बनाए, क्योंकि एक तो ये पक्षियों के चित्र बनाने का विशेषज्ञ था कि ये पक्षियों के चित्र बहुत ही अच्छे बनाता था, ठीक है। तो ये इसकी जो है हम कह सकते हैं विशेषता थी, पक्षियों के चित्र को बनाना, ठीक है। प्रमुख चित्र इसका बाज का चित्र था, नीलगाय का चित्र है, सारस का चित्र है, जेबरा का चित्र है। अबुल हसन जो है जहांगीर का सबसे प्रिय चित्रकार था, ठीक है। तो अबुल हसन क्या था? जहांगीर का सबसे प्रिय चित्रकार था, ठीक है। 13 वर्ष की आयु में, जी हाँ मेरे दोस्तों, इसने 13 वर्ष की आयु में जो है चित्र बनाना चालू कर दिया था। तो इसने जो है 13 वर्ष की आयु में जो है चित्र बनाना चालू कर दिया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि यहां से फॉर एग्जांपल 40 वर्षीय शाहजहां का चित्र इसने बनाया। अन्य प्रमुख चित्रकार कौन थे? मोहम्मद नादिर, मुराद तथा तुलसी। अब हम बात करते हैं, यानी कि आगे जो हमने बात की इसके अन्य प्रमुख चित्रकार, तो अब यहां से हम बात करते हैं किसकी? शाहजहां की बात करते हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, किसकी बात करते हैं? शाहजहां की, ठीक है। कोई ज़्यादा यहाँ पर पढ़ने की ज़्यादा हमारे पास में कोई फैक्ट नहीं है शाहजहां के लिए। यानी कि सर्वाधिक छवि चित्रों का निर्माण किसी मुगल बादशाह के काल में होता है तो शाहजहां के काल में होता है। तो सर्वाधिक हम क्या कह सकते हैं? सर्वाधिक चित्र, यानी कि छवि चित्रों का निर्माण, सर्वाधिक छवि चित्रों का निर्माण होता है
छवि चित्रों का निर्माण। ठीक है, तो सर्वाधिक छवि चित्रों का निर्माण अगर किसी मुगल बादशाह के समय होता है तो वो किसके समय होता है, हम कह सकते हैं शाहजहां के समय होता है। फकीरुल्लाह जो था वो बेसिकली हम कह सकते हैं प्रमुख चित्रकार था। तो प्रमुख चित्रकार जो हम कह सकते हैं इसके समय में चित्रकार जो था फकीरुल्लाह। ठीक है, तो फकीरुल्लाह जो है इसके समय का प्रमुख चित्रकार था और इसको जो सहायक या असिस्टेंट जो करता था उसका नाम जो था हम कह सकते हैं मीर हासिम। यानी कि मीर हासिम वो व्यक्ति था जो इसको असिस्ट करता था, यानी कि मीर हासिम इसका सहायक चित्रकार। तो प्रमुख चित्रकार और सहायक चित्रकार कौन था, सहायक चित्रकार मीर हासिम। ठीक है, तो सहायक चित्रकार था मीर हासिम। ठीक है, इसके समय में यानी कि मीर हासिम इसको असिस्ट करता था और ये इसके समय का प्रमुख चित्रकार था शाहजहां के समय का। यानी कि हम कह सकते हैं नादिर उल समरकंद भी हम एक बात कह सकते हैं कि एक प्रमुख चित्रकार रहा इसके समय में, यानी कि मोहम्मद नादिर समरकंद। ठीक है, तो मोहम्मद नादिर समरकंद भी एक अन्य चित्रकार था। तो अन्य चित्रकार में मोहम्मद नादिर समरकंद इसका भी नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये अन्य चित्रकार थे शाहजहां के समय में। अब बात करते हैं औरंगजेब की। ठीक है, तो औरंगजेब के बारे में बात करें तो औरंगजेब ने चित्रकला पर क्या लगा दिया था, बैन लगा दिया था। जी हाँ मेरे दोस्तों, क्या औरंगजेब ने जो है चित्रकला पर बैन लगा दिया। क्यों लगा दिया था, क्योंकि औरंगजेब जो है यानी कि औरंगजेब ने जब चित्रकला पर बैन लगाया इसका एक कारण ये था कि औरंगजेब बहुत ही कट्टर जो है शासक था और वो जो है इस्लाम के विरोध जो है, इस्लाम के विरोधी जो है इन सभी गतिविधियों को क्या मानता था, इस्लाम विरोधी गतिविधियां मानता था। चित्रकला, संगीत, इन सब को ये इस्लाम विरोधी गतिविधियां मानता था कि इस्लाम में ये चीज़ें क्या है, हराम है। ठीक है, इस्लाम के विरोध है, इस्लाम के जो है विपरीत है ये सारे कार्य। तो इस्लाम विरोधी गतिविधियां मानते हुए औरंगजेब ने जो है सभी चित्रकला और इवन इसमें तो जो जहाँ जहाँ चित्र बने हुए थे उन चित्रों को जो है लिपवा भी दिया गया था। मैंने आपको बताया था कि जो है मरियम उज़्ज़मानी के जो है महल में, यानी कि हम फतेहपुर सीकरी की बात करें, फतेहपुर सीकरी में मैंने आपको पढ़ा था मरियम उज़्ज़मानी, वहाँ पर इसने चित्रों को क्या कर दिया था, औरंगजेब ने पुतवा दिए थे। औरंगजेब ने अन्य काम भी किए, अन्य जगहों पर भी इसने चित्र पुतवाए और कहीं जो है मंदिर तुड़वाए। तो ये एक बहुत फेनाटिकल या हम कह सकते कट्टर जो है शासक था। तो कट्टर शासक होने के कारण इसने संगीतज्ञों को भी क्या दे दी थी कि रिटायरमेंट दे दिया था कि दरबार के जितने भी संगीतज्ञ थे, ठीक है, उन सारे संगीतज्ञों को इसने क्या दे दिया, रिटायरमेंट दे दिया कि आप घर जाओ, ये इस्लाम विरोधी गतिविधियां अब यहाँ नहीं होगी। इसलिए औरंगजेब को क्या बोला जाता है, जिंदा फकीर, जिंदा जो है पीर बोला जाता है, सॉरी, तो इसको क्या बोला जाता है, जिंदा पीर बोला जाता है, क्योंकि इसने जो है कट्टर इस्लाम को जो है, कट्टर इस्लाम की पूरी वापस से इसने स्थापित, कट्टर इस्लाम को स्थापित किया और जो है कुरान पर इसने, मतलब कि बिल्कुल कुरान और हदीस पर इसने अपना प्रशासन चलाया। ऐसे तो मुगल काल में जितने भी, बाबर से लेकर लास्ट मुगल साम्राज्य तक, सब लोगों ने जो है कुरान और हदीस को अपने साम्राज्य का या प्रशासन का क्या रखा था, नींव रखी थी कि इसके अनुसार ही हमारा प्रशासन चलेगा, कुरान के अनुसार ही, हदीस के अनुसार ही जो है हमारा प्रशासन चलेगा। बट यानी कि औरंगजेब ने जो है कट्टर जो है, यानी कि अन्य शासकों ने क्या किया था, अन्य शासकों ने समय के साथ में जो है इसमें लोच दिखाया, इसमें जो है लचीलापन लेके आए, पर इसने जो है पूरा प्योर कुरान की जो है शिक्षाओं के आधार पर इसने अपना शासन या प्रशासन चलाया। इसलिए औरंगजेब को क्या बोला जाता है, जिंदा पीर भी बोला जाता है। तो औरंगजेब ने सारी गतिविधियां खत्म करवा दी। जी हाँ मेरे दोस्तों, इसने संगीतज्ञ को, चित्रकार को, जितनी भी कलाएं होती हैं उन कलाओं के लिए इसने क्या कर दिया कि अब जो है, यानी कि मुगल काल के इस बादशाह के समय में यहाँ पर किसी भी तरह की इन चीज़ों के लिए कोई जगह नहीं होगी, ये जो है औरंगजेब ने कह दिया। तो औरंगजेब के समय चित्रकला का अंत।
के समय चित्रकला का एक तरीके से अंत हो जाता है, चित्रकला का अंत। तो ये हमने पढ़ा चित्रकला, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा चित्रकला, और चित्रकला में मैंने आपको जो है यानी कि शाहजहाँ के बारे में बताया कि सर्वाधिक छवि चित्रों का निर्माण अगर किसी शासन के समय होता है, किसी शासक के समय होता है, मुगल काल के किस शासन के समय या किस जो है शासक के समय में जो है सबसे ज़्यादा सर्वाधिक चित्र बनते हैं, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है शाहजहाँ, ठीक है। मुख्य चित्रकार कौन था? फ़कीरुल्लाह जो है मुख्य चित्रकार था, और सहायक चित्रकार जैसे मैंने आपका नाम लिया है हासिम का, ठीक है, मीर हासिम जो है। अन्य मोहम्मद नादिर समरकंद जो है चित्रकार थे, ठीक है। तो अब जो है औरंगज़ेब के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, सारी बातें हो गई। तो चित्रकला से संबंधित जितनी भी बातें थी वो मैंने आपको बता दी। अब हम बात करेंगे मुगल प्रशासन के बारे में। स्थापत्य कला में मैंने चित्रकला और स्थापत्य कला के बारे में बताया। अब हम मुगल प्रशासन के बारे में बात करेंगे कि मुगल प्रशासन, ठीक है। तो मुगल प्रशासन क्या था, किस तरह से मुगल प्रशासन की शुरुआत होती है, और क्या जो है प्रशासन से आप और हम क्या समझते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। डिस्कस करने से पहले, क्योंकि मुगल साम्राज्य एक बहुत बड़ा साम्राज्य था, ठीक है, तो मुगल साम्राज्य जो है वो बेसिकली मैंने जैसे आपको बताया कि किसी भी जो है साम्राज्य को चलाने के लिए कोई न कोई जो हम कह सकते हैं आधारशिला जरूर होती है। कोई भी प्रशासन चलाने के लिए कोई न कोई आधारशिला जरूर होता है। उसी नियम के, उसी कानून के तहत जो है प्रशासन चलाया जाता है। जब हम मुगल प्रशासन की बात करते हैं, जी हाँ मेरे दोस्तों, जब हम मुगल प्रशासन की बात करते हैं तो मुगल प्रशासन जो है वो जो है कुरान और हदीस की शिक्षाओं के आधार पर जो है ये शासन जो है सुचालित किया जाता था, या शासन को संचालित किया जाता था। किसकी शिक्षाओं के आधार पर? कुरान और हदीस की शिक्षाओं के आधार पर जो है पूरा शासन जो है संचालित किया जाता था। तो मुगल शासन का जो संचालित करने का जो आधार था वो कुरान की शिक्षाएं थी और हदीस की शिक्षाएं थी। पहली नंबर की बात आपको ध्यान रखनी है। अब जो है मुगल प्रशासन में जो जैसे भी है, जैसे बाबर ने जो है बादशाह की उपाधि धारण की, ठीक है। तो बादशाह की उपाधि धारण करने का मतलब है इन्होंने खलीफाओं को नाम मात्र का जो है यानी कि नाम मात्र की आज्ञा ली, और खलीफाओं से लगभग इनका रिश्ता जो है यानी इन्होंने जो है इस्लाम के जो खलीफा थे, ठीक है, यानी कि जो इस्लाम के जो धर्म गुरु थे उनसे जो है इन्होंने अपने रिश्ते ज़्यादा जो है स्थापित नहीं किए, क्योंकि इन्होंने खुद जो है बादशाह की उपाधि धारण कर ली थी। बादशाह की उपाधि धारण करने का मतलब है कि आपने खलीफाओं की जो है स्वीकृति को नाम मात्र लिया। तो खलीफाओं की स्वीकृति इनके लिए क्या थी? नाम मात्र की स्वीकृति थी। दूसरी बात, तीसरी बात जो मैं आपसे करना चाहता हूं कि जो है अकबर ने जो है यानी कि जिले इलाही यानी कि कहने का मतलब है अकबर स्वयं ऐसे मानता था कि बादशाह जो होता है वो ईश्वर की छाया है। अबुल फजल जो आईने अकबरी लिखता है, तो अबुल फजल ने ये बोला है कि बादशाह तो जो है ईश्वर की छाया होता है, वो स्वयं जो है ईश्वर का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। तो धरती पर स्वयं ईश्वर का प्रतिनिधित्व करता है। अगर कोई अल्लाह के बाद में या ईश्वर के बाद में कोई है तो वो स्वयं बादशाह है, और बादशाह का पद या राजा का पद ऐसे ही नहीं मिलता है। व्यक्ति को 1000 गुण संपन्न होने पड़ते हैं, जब ही जाकर कोई व्यक्ति बादशाह बन सकता है, या जब ही जाकर कोई व्यक्ति राजा बन सकता है। उसके लिए कोई वो आदमी सर्वसाधारण आदमी नहीं होता है, उसके पास 1000 गुण होते हैं। 1000 गुण होने के कारण वो ईश्वर का छाया होता है, इसलिए ही वही व्यक्ति राजा बन सकता है। तो कहने का मतलब है कि अकबर ने जो है यानी कि जिले इलाही का मतलब ये है कि अकबर ने जो है अपने आप को ईश्वर का या अल्लाह का क्या माना था? छाया मानी थी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो कंसेप्ट मैं आपको बता रहा था कि इन्होंने खलीफाओं की नाम मात्र की स्वीकृति ली, ठीक है, और ना के बराबर ली, ठीक है। तो ये इन्होंने हस्तक्षेप कहीं ना कहीं जो है ये हस्तक्षेप जो खलीफाओं का था उसको इन्होंने खत्म करने की कोशिश की यहाँ पर। अब हम बात करते हैं आगे जब मैं आपको बता रहा हूं, जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर हमने देखा कि
ये प्रशासन के 3 जो है, तो अकबर ने जो है सुलह कुल की नीति का अनुसरण किया। सुलह कुल नीति का अनुसरण करने का मतलब है अकबर ने सभी धर्मों को, ठीक है, सभी धर्मों में व्याप्त अच्छाइयों को लेकर, ठीक है, और उन्हीं अच्छाइयों पर उसने जो है चलने की कोशिश की, ताकि जो है समाज का हर तबका, ठीक है, यानी कि समाज के हर तबके के लोग, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, वो खुश रहें। तो उसने जो है सुलह कुल की नीति का अनुसरण किया। तो अबुल फजल के अनुसार जो है इसने सुलह कुल की नीति का अनुसरण किया था। आईने अकबरी में ये लिखा जाता है कि अकबर ने अपने शासन चलाने के लिए जिस नीति का अनुसरण किया, प्रशासन चलाने के लिए जिस नीति का अनुसरण किया, उसका नाम था सुलह कुल नीति। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं मुगल प्रशासन की, जो बात करते हैं, तो मुगल बादशाहों के निसंदेह जो है कि 2 कार्य थे, मुगल बादशाहों के 2 कर्तव्य थे, जहांबानी और जहांगीरी। जहांबानी और जहांगीरी 2 इनके कर्तव्य होते थे मुगल शासकों के। जैसे हम बात करते हैं कि जहांबानी की, तो जहांबानी के मतलब होता है कि राज्य की रक्षा करना। जहांबानी का मतलब क्या होता है? राज्य की रक्षा करना। और जहांगीरी का मतलब होता है अन्य राज्यों पर अपना अधिकार करना। तो निसंदेह मुगल बादशाहों के 2 कर्तव्य होते थे, जहांबानी यानी कि राज्य की रक्षा करना, और जहांबानी तो मैंने आपको कहा कि जो है राज्य की रक्षा करना होता था, और जहांगीरी जो होता था अन्य राज्यों को अपने अधिकार में लेना। ये इनके 2 मूल कर्तव्य थे। तो मुगल प्रशासन से संबंधित आज हम अपनी क्लास चालू कर रहे हैं। एक नया टॉपिक है मुगल प्रशासन। तो मुगल प्रशासन में मैं अब आपको पढ़ाऊंगा कि मुगल जो है प्रशासन की कुछ सामान्य जानकारी देते हुए, जी हाँ मेरे दोस्तों, तो मुगल प्रशासन की कुछ सामान्य जानकारी देते हुए मैं जो है इस क्लास को शुरुआत कर रहा हूं। तो अब हम जो है बात करते हैं मुगल प्रशासन की। मुगल प्रशासन, ठीक है, मुगल प्रशासन में जो है अभी हम जो है कुछ चीजें देखेंगे कि मुगल प्रशासन में क्या क्या चीजें हैं। तो मुगल प्रशासन में जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मुगल प्रशासन जो था उसका आधार तंत्र क्या था? कुरान और हदीस थी। तो राजत्व सिद्धांत का मूलाधार क्या था? राजत्व सिद्धांत का मूलाधार कुरान व हदीस। तो कुरान व हदीस जो है राजत्व सिद्धांत का मूलाधार था। ठीक है, खलीफाओं की नाम मात्र की स्वीकृति, या इसको आप नहीं भी लिखो तब भी चलेगा। ठीक है, तो राजत्व सिद्धांत का मूलाधार कुरान व हदीस था। अकबर ने जो है सुलह कुल नीति का अनुसरण किया प्रशासन के लिए। अकबर ने सुलह कुल नीति का अनुसरण किया प्रशासन चलाने के लिए। ठीक है, जब हम बात करते हैं तीसरी बात, तो तीसरे मैंने कहा मुगल बादशाह के जो है 2 ही कर्तव्य थे, जहांबानी और जहांगीरी। तो मुगल जो है बादशाह के 2 कर्तव्य, जहांबानी यानी राज्य की रक्षा करना। एक तो राजा क्या करेगा? राज्य की रक्षा करेगा। तथा जहांगीरी। ठीक है, जहांगीरी का मतलब होता है अन्य राज्यों पर अपना अधिकार, अन्य राज्यों पर अधिकार। ठीक है, ये इनका काम था। तो ये जो है राजतत्व का मूल सिद्धांत ये था। तो मुगल प्रशासन के राजत्व का जो मूल सिद्धांत था, ठीक है, वो क्या था?
मुगल प्रशासन के राजत्व का मूल सिद्धांत मैंने आपको बता दिया कि ये ही जो है मूल सिद्धांत था, ये ही बातें जो है यानी कि इनके जो है हम कह सकते हैं कि इनको प्रशासन चलाने के लिए ये कुरान की शिक्षाओं के ऊपर और हदीस की शिक्षाओं के ऊपर ये पूरा प्रशासन संचालित करते थे। ठीक है, अब जो है यानी कि मुगल प्रशासन जो है यानी कि केंद्र का प्रशासन था, केंद्र के बाद में प्रांतों का प्रशासन था। ठीक है, प्रांतों के बाद में सारे प्रांत क्या थे, यानी कि सरकारों में बटे हुए थे, यानी कि हम कह सकते हैं जिलों में बटे हुए थे। सारे जिले परगनों में या महलों में बटे हुए थे, जिसको हम कह सकते हैं एक तरह की तहसील थी। तहसील के बाद में जो प्रशासन की अंतिम इकाई थी वो क्या थी, वो थी गांव थी। यानी कहने का मतलब केंद्र सत्ता होती थी, और केंद्र सत्ता में कौन प्रमुख होता, बादशाह प्रमुख होगा, यानी बादशाह ही जो है बादशाह प्रमुख होता था। यानी कि केंद्र में सारी सत्ता वो क्या थी, बादशाह के पास में थी। बादशाह ही जो है न्याय देता था, अंतिम जो न्यायालय जो हम कह सकते हैं वो बादशाह होता था। ठीक है, अंतिम न्यायालय कौन होता था, बादशाह होता था। बादशाह की ही मर्जी पर जो है मंत्री होते थे, और बादशाह किसी भी मंत्री को कभी भी बर्खास्त कर सकता था और किसी भी को भी पदोन्नति कर सकता था। यानी बादशाह के लिए किसी भी प्रकार के कोई नियम नहीं थे। मंत्री बनने के लिए किसी प्रकार के कोई नियम नहीं थे। मंत्री बनने के लिए जो है वो बादशाह का प्रिय व्यक्ति होना चाहिए, बादशाह का विश्वास पात्र व्यक्ति होना चाहिए था। यही जो है हम कह सकते हैं कि एक सामान्य जो है नियम था। नियम के तौर पर किसी भी तरह का कोई नियम नहीं था। बादशाह ही सभी नियमों का जो है हम कह सकते थे घोतक था। यानी कि सभी नियम जो है बादशाह के द्वारा ही जो है संचालित किए जाते थे, और सभी नियमों का जो हम कह सकते हैं साक्षी, सभी नियमों का रख रखाव करने वाला कौन होता था, बादशाह होता था। ठीक है, तो बादशाह की मर्जी पर ही सारे काम होते थे। तो केंद्र में हम बात करते हैं, तो केंद्र की जब हम बात करते हैं तो केंद्र प्रशासन जो था, इनमें ये चार जो है, ये जो मैं आपको बता रहा हूं, वजीर, ठीक है, दीवान, मीर बख्शी, मीर समा, सद्र उस सदुर। ठीक है, बादशाह के अलावा यानी कि हम कह सकते हैं मोटे तौर पर 4 मंत्री और होते थे। केंद्र में बादशाह के अलावा कितने, 4 मंत्री। तो मैं आपको यहां लिख देता हूं, फिर मैं इनको समझा दूंगा। ठीक है, तो केंद्र में बादशाह, केंद्र प्रशासन में बादशाह, तथा 4 मंत्री होते थे। ठीक है, तो ये जो है अकबर तक ये मान लो, फिर 4 से 5 हो गए। ठीक है, अन्य जो है हम कह सकते हैं अन्य उच्च अधिकारी भी होते थे, पर मंत्रियों की संख्या अधिकतर जो है 4 व 5 रहती थी। तो बादशाह जो है यानी कि बादशाह क्या है कि क्या था, बादशाह ये था कि एक तरह का हम कह सकते हैं कि एक ऐसी सत्ता थी जिसके माध्यम से सारा जो है प्रशासन केंद्र का संचालित होता था। ये मंत्री जो है किसके लिए उत्तरदायित्व थे, ये आज की तरह ऐसे नहीं जनता के लिए उत्तरदायित्व थे, ये सिर्फ बादशाह के लिए उत्तरदायित्व थे। ठीक है, यानी कि आज में और उस समय में डिफरेंस अगर आप देखो, अंतर देखो, तो इन मंत्रियों में उन मंत्रियों में बहुत डिफरेंस है। ये पहला डिफरेंस ये कि ये जो मंत्री थे ये सिर्फ बादशाह के लिए उत्तरदायित्व, इनका उत्तरदायित्व बादशाह के लिए था, जनता के लिए बिल्कुल नहीं था। ठीक है, बादशाह अगर खुश है तो मंत्री जो है पद पर बने रहेंगे। आप जो है ऐसा नहीं है कि आप जनता के लिए, इनका कोई उत्तरदायित्व नहीं था, इनका उत्तरदायित्व सिर्फ बादशाह के लिए थे। पर आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो आज के जो मंत्री होते हैं वो जनता के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें। अब जो वो 4 मंत्री थे, वो जो व्यक्ति जो 4 मंत्री थे, उनके बारे में जो मैंने आपको बताया कि ये कौन कौन व्यक्ति थे और ये कौन लोग थे। ठीक है, तो मैंने आपको दीवान, वजीर, ठीक है, मीर बख्शी, मीर समा, सद्र उस सदूर के बारे में मैंने आपको ऊपर अभी बताया है कि ये 4 जो व्यक्ति थे ये जो है मंत्री पद पर थे। अब देखिए, वजीर जो है आपने अकबर के समय में देखा था कि वजीर कौन होता है, बैरम खान होता है। ठीक है,
बैरम खान वजीर होता है और बैरम खान के पास में अनाप शनाप शक्ति होती थी, ठीक है। तो धीरे धीरे अकबर ने 1562 के बाद में यानी वजीर पद को ही समाप्त कर दिया और वजीर के जो पद थे, वजीर पद को समाप्त करके वजीर के जो यानी पद में समाप्त भी ना करते हुए इसमें इसके जो अधिकार थे उसमें जो है कटौती कर दी और जो है इसके थोड़े बहुत जितने भी हम कह सकते हैं कि अधिकार जो थे वो अन्य मंत्रियों को दे दिए गए ताकि वो इतना शक्तिशाली नहीं हो कि बादशाह को ही चैलेंज कर दे, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये अकबर ने वजीर के पद को समाप्त करते हुए, ठीक है, एक तरह के पद को समाप्त करते हुए अन्य पदों का भी सृजन करता है।